आपने ये नाम जरूर सुना होगा, एप्स्टीन। आपने उस आइलैंड के बारे में भी सुना होगा और उसकी मिस्टीरियस डेथ्स के बारे में भी। लेकिन एक अनकंफर्टेबल सच है, ज्यादातर लोग सिर्फ हेडलाइन जानते हैं। असली कहानी वो पावर के बारे में नहीं, साइलेंस के बारे में नहीं, और एक ऐसा सिस्टम के बारे में जिसे कई लोग मानते हैं कि सालों तक उसे प्रोटेक्ट करते आ रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको शॉर्ट और क्लियर तरीके से बताऊंगा जेफरी एप्स्टीन कौन था और एप्स्टीन आइलैंड पर अलेजेडली क्या हो रहा था और क्यों ये केस आज भी खत्म नहीं हुआ। 2000s के अर्ली ईयर्स में एक नाम क्वाइटली पावरफुल लोगों के बीच सर्कुलेट करता था, जेफरी एप्स्टीन। वो कोई सेलिब्रिटी नहीं था, लेकिन उसके पास एक्सेस था प्रेसिडेंट के साथ फोटोज, रॉयल फैमिली मेंबर्स के साथ कनेक्शंस, बिलियनियर्स, साइंटिस्ट, पॉलिटिशियंस, सब उसके सर्कल में थे। उसके पास न्यूयॉर्क और फ्लोरिडा में लग्जूरियस मैंशंस थी और कैरिबियन में एक प्राइवेट आइलैंड। पब्लिक के लिए वो सिर्फ एक रिच फाइनेंसर था, लेकिन प्रोसिक्यूटर्स के अकॉर्डिंग उसके क्लोज डोर्स के पीछे कुछ और ही चल रहा था। आइलैंड का असली नाम था द लिटिल सेंट जेम्स, लेकिन दुनिया ने उसे एक नया नाम दिया, द एप्स्टीन आइलैंड। प्राइवेट, आइसोलेटेड, कंप्लीटली कंट्रोल्ड। बोट सिर्फ परमिशन के साथ आती थी, फ्लाइट्स जो है चुपचाप लैंड करती थी। प्रोसिक्यूटर्स ने बाद में ये भी बताया कि वहां पर यंग लड़कियों को लाया जाता था, वो भी अंडर एज, एंड उनको ये प्रॉमिस करते थे कि उनको बहुत सारा पैसा मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज मिलेगा और ट्रैवल करने को मिलेगा। लेकिन आइलैंड पर पहुंचने के बाद वो एक ऐसा एनवायरनमेंट में था जहां पावर इम्बैलेंस बहुत ज्यादा था। सोचो तुम एक प्राइवेट आइलैंड पर हो, सराउंडेड बाय सिक्योरिटी, सराउंडेड बाय इन्फ्लुएंशियल पीपल, और तुम इतने यंग हो कि तुम्हें कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। विक्टिम्स ने बाद में ये भी डिस्क्राइब किया कि वहां पर आइसोलेशन इतना गंदा तरीके से हिट करता है ना कहीं भाग सकते हो, ना किसी से बात कर सकते हो। आइलैंड बाहर से पैराडाइज था, अंदर से लिटरली जेल की तरह था, पूरी तरह से साइलेंस। सबसे डिस्टर्बिंग चीज सिर्फ एलिगेशंस नहीं थी, बल्कि द फैक्ट ये सभी चीजें ना सालों तक वहां पर चलती आ रही थी, वो भी बिना किसी रुकावट के। पहली बार 2008 में एप्स्टीन पर फ्लोरिडा में चार्जेस लगा दिया जाता है रिलेटेड टू माइनर्स। लोगों को लगा स्ट्रॉन्ग फेडरल केस होगा, लेकिन हुआ कुछ और। उसे एक कंट्रोवर्शियल प्ली डील मिल जाता है। उसे बस 13 मंथ्स जेल के अंदर बिताना था विथ वर्क रिलीज प्रिविलेजेस। कई सारे विक्टिम्स ने बाद में यह भी कहा कि उन्हें प्रॉपरली इन्फॉर्म भी नहीं किया गया था डील के बारे में। यहां से पब्लिक का डाउट ज्यादा होना शुरू हो जाता है। अगर किसी के साथ पावर होता है ना, वो सिस्टम को भी बेंड कर सकता है। जुलाई 2019 में ना एप्स्टीन को दोबारा अरेस्ट किया गया था। इस बार फेडरल वाले ने इस पर सेक्स ट्रैफिकिंग चार्जेस लगाया था। प्रोसिक्यूटर्स ने एलिजिडली कहा कि ये एक लॉन्ग रनिंग ऑपरेशन था, कई सालों से ये चलता आ रहा है। केस इंस्टेंटली ग्लोबल हो गया था क्योंकि उसके कनेक्शंस में कुछ बड़े बड़े नाम थे, बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप, प्रिंस एंड्रयू। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि किसी का नाम डॉक्यूमेंट्स में होना ऑटोमेटिकली गिल्टी प्रूव नहीं करता, लेकिन पब्लिक का सवाल जो है वो बड़ा होता गया। अगर ये सब हो रहा था तो कितने लोग जानते थे और कितने लोग चुप रहे। जब लॉसूट्स और इन्वेस्टिगेशंस आगे बढ़े ना, कोर्ट्स ने डॉक्यूमेंट्स को अनसील करना शुरू कर दिया था। उसके अंदर फ्लाइट लॉग्स, कॉन्टैक्ट बुक्स, डिपोजिशंस, ईमेल्स एंड विक्टिम्स के गवाही सब कुछ था। इन सबको मिलाकर ना मीडिया वालों ने इसे एक नाम दिया, द एप्स्टीन फाइल्स, और कई फेमस लोगों का नाम इसके साथ जुड़ने लगा था। और वो लोग ये कहते थे कि हम उसे सिर्फ जानते हैं, बस जान पहचान का इंसान है, और जो भी करता है ना, वी आर नॉट रिलेटेड टू दैट। और कुछ लोगों ने तो एलिगेशंस को ही डिनाई कर दिया।
लेकिन एक बार अगर किसी का नाम इस तरह के केस के साथ जुड़ जाता है ना, पब्लिक मेमोरी से एरेज होना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इंटरनेट ने फैक्ट्स को थियरीज में कन्वर्ट कर दिया और थियरीज को सस्पेशन में। फिर आया वो मोमेंट जिसने केस को पूरी तरह से डार्क बना दिया। 10 अगस्त 2019 को एप्स्टीन अपने जेल सेल में मरा पाया गया था, वो भी ट्रायल से पहले। अथॉरिटीज ने उसे सुसाइड कहकर रूल आउट कर दिया, लेकिन लोगों को ना ये बात कुछ ज्यादा सच नहीं लग रही थी। वो पहले सुसाइड वॉच पर भी डाला गया था, गार्ड्स को प्रॉपरली उसे हर टाइम चेक करता रहना था, बट गार्ड्स ने वो काम सही से नहीं किया और पता नहीं कैसे तभी जो है सिक्योरिटी कैमरास भी मैलफंक्शन हो गए थे। और सबसे बड़ी बात, वो कभी ट्रायल को फेस ही नहीं कर पाया, कभी कोर्ट रूम में क्रॉस एग्जामिन भी नहीं हुआ, कभी ओपनली उसने आंसर तक नहीं दिया और इसी वजह से क्वेश्चंस कभी खत्म ही नहीं हुए। कई लोगों को ये लग रहा था कि एप्स्टीन ना एक ऐसी जगह पर जाकर फंस गया था, उसे तो जेल होना ही था। पर अगर वो कोर्ट में जाकर मुंह खोलता ना, ये केस के साथ जुड़े कई बड़े बड़े लोग, कई इन्फ्लुएंशियल, कई बड़े पर्सनालिटीज, सभी लोग फंस जाते, उन्हें भी सजा होता। एंड ये जो सभी चीजें को मतलब सुसाइड कहकर खत्म कर देना, ये लोगों को ना हजम ही नहीं हो रहा था। एंड लोग ये सोचने लगे थे कि ये सुसाइड नहीं, डेफिनेटली एक मर्डर हो सकता है। एंड वो ही एक सबसे बड़ा मिस्ट्री है कि कैसे एप्स्टीन उस दिन सुसाइड करता है एंड लोगों को पता ही नहीं चलता, गार्ड्स वहां पर ध्यान नहीं दे रहे थे एंड एट द सेम टाइम कैमरा भी मैलफंक्शन कर देता है। ऑल दीज थिंग्स ना करेक्टली समझ ही नहीं आता है। एंड ये सभी चीजें ना डेफिनेटली कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। एप्स्टीन आइलैंड अभी भी वहीं पर है और ये फाइल्स पर तो डिबेट होता ही रहेगा। एंड ये केस इतना बड़ा है कि ना मतलब इतना हजारों डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स का खुलना अभी भी बाकी है। बहुत सारा सच तो अभी बाहर आ चुका है एंड बहुत बड़े बड़े नाम इसके साथ जुड़ चुके हैं, पर पता नहीं बाकी के हजारों फाइल्स में और किस किस लोगों का नाम है एंड क्या क्या कांड ये लोगों ने करके रखा है। जेफरी ने एक ऐसा आइलैंड खोल के रखा था, वहां पर ना वो ये बड़े बड़े लोगों को अय्याशियां बेचता था, छोटे छोटे लड़कियों को लाकर, वो भी अंडर एज, उनको सपना दिखाता था कि पैसा मिलेगा, आइडेंटिटी मिलेगा, फेम मिलेगा एंड वहां पर बेचारे उनको फंसा देता था। वो लोग आकर रेप करते थे, असॉल्ट करते थे एंड उनके पास इतना पैसा था कि ये सभी चीज को ना वो आराम से वहीं पर ना क्लोज भी कर देते। जेफरी ने एक ऐसा जगह बना के रखा था जो कि कई लोग मानते हैं कि ना वो पूरी जगह को सीसीटीवी से भर रखा था एंड वहां पर बड़े बड़े पर्सनालिटी वाले लोगों को इनवाइट करता था एंड उनको अय्याशिया, पार्टी, लड़कियां सब कुछ देता था। एंड वो जब कांड कर देते रहना, वो सभी फुटेजेस को वो रिट्रीव करता था एंड लेटर वही फुटेज को उनके खिलाफ यूज करता है, ये भी कई लोग क्लेम करते हैं। बट भगवान जाने कि ये लोगों ने क्या क्या कांड करके रखा है। बेचारे वो लड़कियां हैं जो इन सभी चीज में फंस चुके थे। बहुत सारी लड़कियों के साथ क्या हुआ ये हमें कभी पता ही नहीं चलेगा एंड बहुत सारी लड़कियां ऐसी भी है जो आकर ये सभी चीज को एक्सप्लेन करती है, गवाहियां देती है एंड बाद में वो हेट को मतलब एक्सेप्ट नहीं कर पाए, वो शेम फीलिंग को एक्सेप्ट नहीं करने के कारण से वो भी मर चुकी है। गॉड नोस मैन, मुझे सबसे डिस्टर्बिंग चीज ये लगता है कि जब पावर और सीक्रेसी दोनों साथ में मिल जाते हैं ना, सच तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाती है एंड कभी कभी सच्चाई कोर्ट रूम तक पहुंचने से पहले ही खत्म तक हो जाती है।